ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਂਸ਼ੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1992 बैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ यादव, शरद सतिया चौहान, कुलदीप सिंह ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1993 बैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇਵ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ द्विवेदी ਹਨ। 1994 बैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार सिन्हा, अमरदीप सिंह राय, वी नीरज, अनीता पूंज, नरेश कुमार ਅਤੇ राम सिंह शामिल ਹਨ। 1999 बैच ਦੇ ਸਵੰਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਵ੍ਰਿੱਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ जो है वो इस दौड़ तो बाहर हो चुके हैं। पर सवाल ये है कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसैस है या फिर ये पंजाब पुलिस दे फ्यूचर लई गेम चेंजर साबित होवेगा। मानयोग सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, यूपीएससी की भूमिका ते स्टेट सरकार के अधिकार, ये सब अज डिबेट के सेंटर दे विच ने। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਘਵ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ यादव ਐਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਡਿਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਲੋ एंड ऑर्डर सिचुएशन ਨੂੰ नुकसान पहुंचाया? बिल्कुल दिव्यांशु, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से एक चीज होती है कि टेम्परेरी और परमानेंट दोनों में बड़ा फर्क होता है। टेम्परेरी की बात करें तो जिस तरीके से वर्किंग एक हम कह देते हैं वर्किंग डीजीपी, यानी कि एक टेम्परेरी डीजीपी, जब तक कोई बड़ा परमानेंट डीजीपी का नाम नहीं होता तो ऐसे में एक्टिंग डीजीपी का नाम जो है उन्हें वो दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टेम्परेरी सिर्फ टेम्परेरी डिसीजन ले सकते हैं, एक लंबी पॉलिसी नहीं बना सकते, ना ही किसी तरीके से कोई बड़े डिसीजन मेकर बन सकते हैं। हालांकि जो परमानेंट होते हैं वो आगे की लंबी सोच रखते हुए कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर भी बनते हैं और उन पॉलिसियों को लागू करवा के उनको अमल में लाने का भी काम जो है कहीं ना कहीं किया जाता है। तो ऐसे में अब डीजीपी कौन होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक हैरान करने वाली बात ये कहना चाहूंगा मैं, जिस हिसाब से 2027 में पंजाब के विधानसभा चुनाव हैं तो पैनल बना के सेंटर को भेज दिया है। इस बार जो डीजीपी होगा वो इलेक्शन के चलते सेंटर के मनपसंद से होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर को इलेक्शन में बहुत कुछ उनसे करवाना है, बहुत कुछ उनसे करवा कर सत्ता में वापसी की परिवर्तन कहीं ना कहीं के चलते अपने चहितों को लगाने की बात की जा रही है। क्योंकि डीजीपी प्रदेश का एक ऐसा मुखिया होता है, सीएम के बाद एक डीजीपी होता है जो पूरे सिस्टम को संभालता है। जब डीजीपी सेंटर का होगा तो कहीं ना कहीं चुनावों के अंदर नेग्लिजेंसीज होंगी, बूथ कैप्चरिंग होगी, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग करना कहीं ना कहीं इलेक्शंस के तौर तरीकों में देखा जाता है। इलेक्शन कमीशन भी लगातार जो है पुलिस प्रशासन से डिमांड करता है कि ऐसे ईमानदार अफसरों को लगाया जाए जिससे एक तो जिले की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, सिस्टम ना मतलब कितने कितने सी कह सकते हैं सेंटर सरकार अपनी पावर ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ सकती है। जी बिल्कुल, सेंटर के पास पैनल गया है, सेंटर डिसाइड करेगा। हालांकि पंजाब के पैनल में जो नाम गए हैं बहुत से काबिल अफसर हैं जिनको पंजाब में डीजीपी बनाया जा सकता है, लेकिन सेंटर डिसाइड करेगा, क्योंकि सेंटर को सारा खेल अपने इशारों पर चलाना है। सेंटर को वो सभी काम कराने हैं जो इलेक्शन में उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 3 ਆਫੀਸਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ डिसाइड करेगी। देखिए दिवांशु, यूपीएससी से डिसाइड करेगी, लेकिन सबसे अहम रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सेंटर का पाया जाता है, जिसकी सत्ता में इस देश में जिसकी सरकार चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रलोभन
लालच और भी बहुत चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब पुलिस के अंदर काली भेड़ें बैठी हैं, ऐसी काली भेड़ें जिनको अभी तक भगवंत मान हटा ही नहीं सके। अगर वो सच में काली भेड़ें हैं तो पहले से ही उन्हें क्यों नहीं हटाया गया, जिनके कारण से पिछली सरकारों को नुकसान उठाना पड़ा, पिछली सरकारों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो कहीं भगवंत मान को भी इन्हीं काली भेड़ों से कहीं ना कहीं खमियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि मोटी मोटी फाइलें, बड़े बड़े आईपीएस, क्योंकि आईपीएस का जो सारा सिस्टम है वो सेंटर से चलता है, तो बड़ी बड़ी फाइलें जो हैं वो सेंटर के पास एक मोटी फाइलें इनकी मौजूद हैं, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में वो एक तरफा अपनी मनमर्जी करवाने के ऊपर, अपने इशारों पे नचाने के ऊपर, कहीं ना कहीं वोटों का फायदा लेने के ऊपर इन सभी अधिकारियों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखिए, अगर प्रॉपर प्रोसेस की बात करें तो जितना ही जरूरी जो है संतुष्टि यूपीएससी की होती है उतनी ही स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि स्टेट का ये कहना है कि हमने जो है बिल्कुल ईमानदारी से और साफ पाक तरीके से अपने स्टेट को चलाना है। हालांकि कुछ चीजें उसकी विपरीत भी होती हैं, तो ये तो अब आने वाले समय में ही डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार हरियाणा का डीजीपी, सॉरी हरियाणा कह रहा हूँ, पंजाब का डीजीपी अगला कौन होगा, परमानेंट डीजीपी जो सुचारू रूप से पंजाब गवर्नमेंट को चला सकेगा, जो सुचारू रूप से करप्शन को खत्म कर पाएगा, जो सुचारू रूप से भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट पुलिस अफसरों को खुद लाइन लगाने का काम करेगा। मानक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक्टिंग डीजीपी सिस्टम ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? बिल्कुल राजनीतिक इसके अंदर प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं। जो परमानेंट हो उसे तो अपने डिसीजन लेने की पावर्स होती हैं, हालांकि उसकी वो कुछ भी नया कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको किसी से पूछना नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से जो एक्टिंग डीजीपी है उनका जो कंट्रोल है, कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल जो है सरकार के बड़े अधिकारी और जो नेता हैं बड़े वो चलाते हैं, ताकि वे अपने मनपसंद अफसरों को लगा सकें। इसमें एक तरफ जहां मनपसंद अफसरों को लगाने का मोटिव पैसा कमाना, रिश्वत के जरिए भ्रष्टाचार फैलाना, इस तरीके की चीजें आती हैं, तो वहीं अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से काम करना, नाजायज पर्चे दर्ज करवाना अपने प्रतिद्वंदियों के, इस तरह की चीजें करने के लिए तो उनको अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाकर जो है उनसे काम करवाया जाता है। बिल्कुल 4 साल हो चुके ने पंजाब ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮਾਨਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੈलेंज ਕਰਦਾ? देखिए, जिस तरह के हालात पंजाब में बने हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, गैंगस्टरवाद पनप रहा है, नशे जो है पूरी तरह से फैल चुका है, गांव-गांव में नशा बिक रहा है, पुलिस अफसरों की दखलंदाजी से, पुलिस अफसरों की मनमर्जी से, तो ऐसे में अंत में आकर इन सभी चीजों की परेशानियों के चलते कहीं ना कहीं कोर्ट को जो है इसके अंदर अपनी दखलंदाजी दिखानी जरूरी हो गई है, क्योंकि कोर्ट के सामने रोज नए नए पहलू आते हैं, जुडिशियल सिस्टम के सामने नई नई चीजें निकल के आती हैं। तो ऐसे में जब अधिकारी जो है अपने नेताओं के पिछलग्गू बन जाते हैं, जब अपने नेताओं के कहने पे काम करते हैं, तो ऐसे में यदि उसको ठीक करने का कोई काम करता है तो वो है हमारा देश का जुडिशियल सिस्टम। जब भी जुडिशियल सिस्टम जो है किसी चीज के बीच में इंटरफेयर करता है तो इस चीज को साफ तौर तरीके से ये देखा जाता है कि अब कुछ नया होने वाला है, अब कुछ नया बदलने वाला है। तो ऐसे में अब ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में पंजाब के जो अगले डीजीपी होंगे, क्या वो पंजाब की स्थिति को सुधार पाएंगे, क्या बिना पॉलिटिकल प्रेशर के पंजाब के लिए कुछ नया करके दिखाएंगे, गैंगस्टरवाद खत्म करेंगे, नशे से जो है उनसे छुटकारा दिलाएंगे, या वो सेंटर के इशारों पर चलकर अपनी मनमर्जी करेंगे, या जो सेंटर कहेगा। क्योंकि चुनाव है, चुनाव के अंदर बूथ कैप्चरिंग होना पंजाब के अंदर आमतौर पर एक बात है, लेकिन उस चीज को, उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये देखना होगा, अपने आप में एक बड़ी बात है। डे टू डे न्यूज इंडिया लगातार ये जो है लोगों के बीच जाकर उनकी हर दुख तकलीफ को भी समझता है, साथ के साथ उनके द्वारा उनके ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं
उनको भी अपने न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार उठाता आ रहा है जी। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ बेस्ड इवैल्यूएशन होनी चाहिए है? देखिए, जब आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी तो सभी चीज अच्छी होंगी। अगर आपकी सोच बढ़िया होगी, आपकी नीति साफ होगी, आपकी नीयत साफ होगी, तो साफ तौर पर बात है कि सब कुछ बढ़िया चलने वाला है। अगर आपकी नीति ही साफ नहीं होगी, अगर आपकी नीयत ही साफ नहीं होगी, अगर आपका काम करने का जज्बा नहीं होगा, या अपने बड़े आकाओं को, अपने बड़े नेताओं को दुआ सलाम करने की आपको अगर आदत है, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से जो है कोई भी डीजीपी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर पंजाब के हालातों को सुधारना है, अगर पंजाब के पॉलिटिकल सिनेरियो को सही रूप से चलाना है, और अगर पंजाब के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने हैं, तो एक ईमानदार, नेक और सच्चा डीजीपी जो है वो यहाँ पर लगाने की जरूरत है, जो ऊपर से लेके नीचे बैठे सभी भ्रष्ट अधिकारियों को, सभी भ्रष्ट पुलिस वालों को खुड्डे लाइन करके जो है एक ईमानदार लोगों को आगे लाए, ईमानदार अफसर को आगे लाए, जिससे पंजाब के हर जिले के अंदर शांति हो और शांतिपूर्ण चुनाव हो, तभी इस सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। ਡੀਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? दिव्यांशु, जहां सरकारों से आम जनता परेशान है, आम लोग परेशान है, वहीं कहीं ना कहीं जो है इसका शिकार बड़े अधिकारी भी हो रही हैं, जिसे हम हाई ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो। कहीं ना कहीं जो पुलिस बड़े अधिकारी हैं वो समय से पहले ही रिटायर हो जाते हैं, वीआरएस ले लेते हैं, इसके चलते कि कहीं आखिरी समय में जब उनकी प्रमोशन का टाइम हो तो कहीं कोई पॉलिटिकल द्वेष ना उनके लिए निकल आए, कोई राजनेता जिन्होंने उनकी बात ना मानी हो या उनके कहने पर गलत काम ना किया हो, कहीं वो उसे अपने इस शिकंजे का शिकार ना बना ले, और उसकी सारी उम्र की जो नौकरी जो उसने बड़े ही शान से, बड़ी ही ईमानदारी से की है, कहीं ना कहीं उस पर कोई दाग ना लग जाए, जिससे उसको आखिरी दम तक इस बात का पछतावा हो कि आखिरकार उसने ऐसा क्या काम कर दिया। तो ऐसे में जितना लोग परेशान है सरकारों से, वहीं ना कहीं अधिकारी, पुलिस अधिकारी और बड़े अधिकारी जो हाईएस्ट लॉबी के होते हैं, जो सरकार चलाने का काम करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकारों के इस सिस्टम से, सरकारों की इस डील पुल रवैये से और सरकारों के एक तरफे फैसले से कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े ईमानदार ऑफिसर्स के लिए एक ये घातक चीज साबित हो रही है, और कहीं ना कहीं इन सिस्टम वालों को शर्म आनी चाहिए कि समय से पहले ही जो अच्छे काबिल अफसर हैं वो वीआरएस लेके अपने घर बैठ जाते हैं, जिनको अभी आगे मौका मिलना होता है बड़े बड़े पदों पे बैठने के लिए, लेकिन वो पहले ही वीआरएस लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सिस्टम की जो गंदगी है, उस गंदगी के अंदर कहीं उसके छींटे उनके दामन पे भी ना पड़ जाएं। जी ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਘਵ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ 17 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ, ਕੁਝ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪਾਵਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਰੀਕਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ बढ़िए ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਚਲਾਈਏ ਜੋ ਕਿ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक शेयर ते सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलियो। मेरी प्रॉपर्टी टिल पोजेशन तक बिकी नहीं, पर मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा कि नहीं कोई बात नहीं, बना के बेचेंगे, पोजेशन दे के बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट डे बेच दी सारी, फर्स्ट डे। आप ये देखो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4 करोड़ में बेची 4 टाइम में, बट अल्टीमेटली फिर भी उसको लॉस हुआ। वो कैसे? वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा, कैसे दे पाएगा? 4 लाख रुपए वो डिवर्जन ऑफ फंड्स फिर कहीं ना कहीं लगाएगा, वो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं क्या होगा डेफिनेटली। तो उसमें लोटी भी परेशान होगा। लोटी को जो 4 करोड़ का प्रोडक्ट लिया वो उसका 50 लाख का भी नहीं बिकेगा क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ।